रिजर्व्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक जनरल रिजर्व और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व किसी खास काम के लिए रखा गया पैसा। जैसे मैंने अभी बात की थी सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड के क्यों क्रिएट किया जाता है, समझिएगा जरा गौर से। जब कंपनी लोन लेती है ज्यादा अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म लोन, चाहे वो बैंक से ले, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, या पब्लिक से ले, डिबेंचर्स जिसे बॉन्ड्स भी कहते हैं, बॉन्ड्स। हाँ, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स टर्मिनोलॉजी का फर्क है, दोनों चीजें सेम है। अब जाहिर है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको एक हैवी अमाउंट जो आपने लोन लिया है पे बैक करना है, तो कंपनी कहां से पे करेगी? अपने प्रॉफिट में से पे करेगी, एसेट्स बेच के तो नहीं पे करेगी। अब एकदम से अगर किसी साल कंपनी प्रॉफिट में से पे करे तो उस साल क्या होगी आपकी पोजीशन? जिस साल आपको अचानक अपनी प्रॉफिट में से एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ जाए, उस साल बिजनेस की क्या पोजीशन होगी? उससे बचने के लिए जब आपको मालूम है कि 10 साल बाद आपको एक अमाउंट पे करना है, तो क्या बेहतर ये नहीं कि आज से उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करना शुरू कर दें? तो कंपनी सेट असाइड करती है फॉर द पेमेंट ऑफ, फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन 5 साल बाद, 10 साल बाद, वॉट एवर द पीरियड गिवन। तो उस पीरियड, उस लोन की सेटलमेंट के लिए, उस पीरियड के लिए, यानी 10 इयर्स के लिए या 20 इयर्स के लिए या 5 इयर्स के लिए, आप उस अमाउंट की इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे सेट असाइड करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। और ये जो रिजर्व है ये सिंकिंग फंड कहलाता है, सिंकिंग फंड्स, इसका नाम सिंकिंग फंड है। अच्छा, अब यहां पर रिजर्व जो तीसरा मैंने बताया आपको वो स्पेसिफिक रिजर्व जी। इसकी खुसूसियत ये है, नाम ही खास, कि जिस पर्पस के लिए रखा गया उसी के लिए इस्तेमाल होगा, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जनरल रिजर्व जो है वो नाम से जाहिर है कि ये जनरल है, ये रिजर्व क्रिएट किया गया है, किसी भी अकाउंट में यूज हो सकता है बिजनेस पर्पसेस के लिए। और अगर मैंने आपको बताया था कि लॉस हो रहा हो बहुत ज्यादा, कंटिन्यूअस लॉसेस, रिकरिंग लॉसेस कहते हैं उसको, कि केस में आप इसमें से प्रॉफिट भी, वो डिविडेंड भी पे कर सकते हैं रिजर्व में से, उस केस में जब आपके पास रिटेन अर्निंग में कुछ बचा हुआ ना हो, लॉस में हो। रिकरिंग लॉसेस इसी को कहते हैं। जब रिकरिंग लॉसेस होते हैं, रिटेन अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक वक्त आएगा रिटेन अर्निंग खत्म। लेकिन ऐसी सिचुएशन कम ही होती है किसी के पास। तो यहां हम जब ये एप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट को, तो हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं। इसको क्लियर करने के बाद जो बचता है हमारा प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं कि एंडिंग बैलेंस। उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं रिटेन अर्निंग का, तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाता है। एक स्टेटमेंट सा बनता है, वो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, बोर्ड पर समझा रहा हूं। अमाउंट जितने भी है वो मैं अज्यूम करूंगा, फिगर्स जितनी भी होगी। ओके, इसकी आप हेडिंग डाल सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सपोज $50,000। इसमें से सबसे पहले क्या लेस करेंगे हम, इंटरेस्ट और टैक्सेस। आपके केस में आपको एग्जाम्स देने, चाहे वो ओ लेवल्स के एग्जाम्स हो, बीकॉम के एग्जाम्स हो, एमबीए के एग्जाम्स हो, या इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो, या ए लेवल्स के एग्जाम्स हो, इन तमाम एग्जामिनेशन में ये कॉमन है।
सबके लिए ही कॉमन है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। ये जो स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, प्रॉफिट जो अर्न किया इन्होंने बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वो 50,000 है। सपोज कर ले हम इसमें से लेस करें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या किसी बैंक से लोन ले रखा होगा। इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस इस पे फर्ज कर लें गिवन है, और वो लोन है फर्ज कर लें आपका 3,000 इंटरेस्ट है उस लोन पर। उसके बाद टैक्सेस, स्टेट ने, रियासत ने जो टैक्सेस आप पर लगाए आपके प्रॉफिट के ऊपर, वो टैक्स अज्यूम कर रहे हैं यहां पर कि वो टैक्स है 12,000। ये दोनोदोनों अमाउंट प्लस करके 15,000 हम यहां से डिडक्ट कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट है 35,000। यह है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करेंगे, ये तमाम करने के बाद कानूनी तौर पर आपको अब इस बात की इजाजत है कि अब आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दें 35,000। तो अब आप डिविडेंड डिक्लेयर करना शुरू कर दो आउट ऑफ 35,000। प्रॉफिट है ना ये। प्रॉफिट किसको देंगे आप? मालिकान को। कंपनी के केस में मालिकान कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट आप देंगे तो वो प्रॉफिट कहां से देंगे? प्रॉफिट जो बचा है उसमें से देंगे। रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स्ड होता है, और ऑर्डिनरी का जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। डिसाइड करते शेयर होल्डर्स ही है। ऑब्वियसली ऑर्डिनरी वाले करेंगे, प्रेफरेंस वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है डिसाइड करने का। उनका तो फिक्स है ना रेट। नहीं, वो क्यों डिसाइड करेंगे? उनका तो फिक्स है। ऑर्डिनरी वाले डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में बैठेंगे, वोटिंग करेंगे, आपस में तय करेंगे और ऐसा फैसला करेंगे जो कंपनी के हक में बेहतर हो, क्योंकि कंपनी के मालिकान है वो शेयर होल्डर्स। मालिकान तो है, प्रेफरेंस वालों को तो उनका डिविडेंड मिल गया ना, वो उनका फिक्स है और उस बात पर तय किया हुआ है उन्होंने। और अगर सर जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, कंपनी के डिफेंस को देना उनकी वाजिब है। लेकिन सिर्फ आप प्रॉफिट और लॉस को फिक्स है।